जेएनबी एग्जाम IQ पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में जो मूल अधिकार से संबंधित वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उसे जरूर देख लें। आप लोगों ने काफ़ी सराहा उस वीडियो को, काफ़ी प्यार दिया। तो अब मूल अधिकार से संबंधित जो कुछ फैक्ट्स बचे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं, वो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 व्याख्या सहित। अब अनुच्छेदों को एक साथ हम लोग देखने जा रहे हैं, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। उसमें जो भी प्रावधान है उसे भी देखेंगे, उसके अंतर्गत क्या अपवाद है, क्या युक्ति युक्त प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त हर जजमेंट को भी हम लोग देखने जा रहे हैं जो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रारंभ करेंगे हम लोग। तो आप लोग एक काम जरूर करेंगे कि वो वीडियो भी देख ले, क्योंकि उसमें आपको मूल अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार का अर्थ, मूल अधिकार का उद्भव और विकास, मूल अधिकार का प्रावधान, मूल अधिकार के अपवाद, मूल अधिकार के अतिरिक्त जो भी अधिकारें मिली है वो, मूल अधिकार का महत्व, मूल अधिकार का आलोचना, इसके अतिरिक्त विशेषता, ये इसके अतिरिक्त मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य के मध्य संबंध, इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। चलिए अब आ जाते, अच्छा जो सब नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारा जो क्लास है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग वापस अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक व्याख्या सहित। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 12 क्या कहता है, तो राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा आपको यहाँ पे क्यों लिखा गया है, ये इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसकी आवश्यकता ये है कि राज्य की जो परिभाषा है वो समय समय पर बदलती रही। जैसे जब राष्ट्र राज्य के निर्माण की बात हुई, यानी वेस्टफेलिया की संधि की बात हुई थी, तो उस संधि में ये बताया गया था कि राष्ट्र राज्य में क्या क्या अनिवार्य तत्व होने चाहिए। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक और कंसेप्ट जुड़ा था राष्ट्र राज्य के निर्माण में। उसके बाद भारतीय संविधान में जो संविधान सभा थी उसे ये महसूस हुआ कि अब इस अनुच्छेद को रखना ही चाहिए, ताकि ये कभी भविष्य में कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो कि राज्य से संबंधित जो प्रावधान है उसका कहीं किसी प्रकार की लूप होल उससे ना निकल जाए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो सामान्य अगर बोलचाल की भाषा में मैं बताऊं तो एक चपरासी से लेकर के एक राष्ट्रपति तक ये राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन यहां पे आपको क्या लिखा हुआ है, यहां पे आपको लिखा हुआ है कि चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो वो भी राज्य है, चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो वो भी राज्य है, या फिर वही राज्य सरकार और राज्यों की विधायिका हो वो भी राज्य सरकार, वो भी राज्य के अंतर्गत आएगी। इसके अतिरिक्त जो भी स्थानीय प्राधिकरण है, चाहे वो नगर पालिका हो, पंचायत हो, जिला बोर्ड हो, सुधार संस्थाएं हो, ये सारी क्या हैं, ये सारी राज्य के अंतर्गत आएंगी। इसके अतिरिक्त जो भी प्राधिकरण, चाहे वो संवैधानिक हो, वैधानिक हो, गैर वैधानिक हो, वो सारी संस्थाएं जो भी सरकार से रिलेटेड है वो सारी संस्थाएं आएंगी राज्य के अंतर्गत। तो ये बात कब बोला गया था, ये उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बोला गया था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर वो सरकार के लिए काम कर रही है, ठीक है, सरकार के साथ मिल करके काम कर रही है, यानी कि सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट, उपकरण बन के काम कर रही है, तो वो भी राज्य के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो हमने समझ लिया है कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा को बता दी गई है, ताकि मूल अधिकार से संबंधित अगर कभी किसी भी प्रकार की राज्य को लेकर के विवाद होती है तो ऐसी विवाद की संभावना कभी बने ही ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 13। यहाँ पे विधि का भी अर्थ बता दिया गया है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कि विधि यानी कि कानून क्या है, किसे कानून कहेंगे। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसे भी कानून कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो संसद या विधानसभाओं के द्वारा बनाए जाते हैं उसे भी कहा जाएगा। तो ये याद रखेंगे। तो विधि जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक है, शून्य हो जाएंगे। और विधि की परिभाषा ये दी है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ठीक है, और विधि के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो एक अस्थाई विधि होती है। अस्थाई विधि यानी कि अगर संसद बनाए, विधानमंडल यानी कि विधानसभा बनाए, तो याद रखेंगे कि अस्थाई विधियां क्या होती है, तो जो संसद बनाए या फिर राज्य के विधानसभाओं के द्वारा बनाया जाए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति या राज्यपालों के द्वारा जो बनाए जाते हैं अध्यादेश, वो क्या होती है, वो अस्थाई विधियां होती है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक है प्रत्यायोजित विधान,
ये याद रखिएगा, इसे द्वितीयक विधान भी कहा जाता है। प्रत्यायोजित विधान को द्वितीयक विधान कहा जाता है और द्वितीयक कानून कहा जाता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। प्रत्यायोजित विधान किसे कहा जाता है? जो कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, ये सब क्या है? ये सब कार्यपालिका के मेंबर है। ठीक है, तो आपको बता दिए हैं, चाहे वो मंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्रत्यायोजित विधान। ठीक है, और अगर कोई विधायिका के द्वारा बनाया जाए, यानी कि संसद के द्वारा या फिर विधानमंडल के द्वारा बनाया जाए, तो उसे कहा जाता है प्राथमिक विधान, यानी कि प्राइमरी लेजिस्लेशन। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रत्यायोजित विधान है, यानी कि जो किसी मंत्री के द्वारा या किसी एक सामान्य सा कोई कलेक्टर है, उनके द्वारा भी अगर कोई आदेश दिया जाता है, कोई नियम बनाया जाता है, कोई उपविधि, विनियम या फिर अधिसूचना जारी की जाती है, तो वो भी क्या है? वो भी विधि के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त विधि के गैर विधायी स्रोत भी हैं। गैर विधायी, अब कुछ ऐसी विधियां हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है, हमारे संस्कृति, हमारे समाज में पहले से है, वो प्रथाएं के रूप में है या फिर वो रूढ़ियों के रूप में है हमारे समाज में, तो वो भी क्या है? वो भी विधि का प्रभाव रखती है, उसे भी विधि के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अगर वो भी कोई भी सामाजिक प्रथा किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन करेगी, तो उसे भी विधि के अंतर्गत माना जाएगा और उसे भी खत्म करने के लिए सरकार जो है वो कार्य करेगी। ठीक है, फिर है, इन्हें मूल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए इसे शून्य घोषित किया जा सकता है कि मेरे मूल अधिकार का हनन इस विधि के कारण हो रहा है। और वो विधि क्या है? तो वो विधि हो सकता है अस्थायी विधि हो, जो कि अध्यादेश के रूप में जारी की गई हो, या फिर अस्थायी विधि हो जो कि संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाई गई हो, या फिर वही जो क्या कहते हैं किसी भी अधिकारी के द्वारा आदेश के रूप में जारी की गई हो, वो सारी चीजें, या फिर समाज में किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रथा हो जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है, वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक चीज याद रखेंगे, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अगर हम लोग बात करें, तो ये दोनों अनुच्छेद एक प्रकार से याद रखेंगे, इन दोनों अनुच्छेदों के बीच में काफी न्यायपालिका और सरकार के मध्य काफी टकराव देखने को मिली थी पास्ट में। ठीक है, तो ये अभी के लिए बस आप इतना याद रखेंगे कि अनुच्छेद 13 क्या है? तो अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन प्रदान करता है। किसे प्रदान करता है? इस न्यायपालिका को प्रदान करता है। तो आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी विधि की जांच कर सकती है कि वो विधि कैसी विधि है, क्या वो सिर्फ प्रक्रिया के तहत ही बनाई गई है, या फिर उसका जो मूल तत्व है वो मूल तत्व किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन नहीं करती है। अर्थात विधि की सम्यक प्रक्रिया वाली जो सिद्धांत है वो भी कहां से निकल के आती है? वो आती है अनुच्छेद 13 से निकल के। विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि जो कानून बना है वो कानून अच्छा है, विधि मूल अधिकार का हनन नहीं करती है, तब तो वो एग्जिस्ट करेगी, अन्यथा उसे हटा दिया जाएगा। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति याद रखेंगे, अनुच्छेद 13 के माध्यम से प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 13 का 4 जो कि 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा बनाया गया था, जो कि 13 का 4 जोड़ा गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में जोड़ा गया था। इसमें याद रखेंगे बताया गया था कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। ठीक है, अब आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैंने क्या बताया यहाँ पे? एक बार मैं बोर्ड को एक बार क्लियर कर लेता हूं। चलिए, मैंने आपको क्या बताया है कि अनुच्छेद 13 वर्सेज अनुच्छेद 368 याद रखेंगे। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन, अमेंडमेंट। तो संविधान संशोधन और अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा है। तो सरकार ने कहा कि देखिए, आपने विधि का परिभाषा तो दिया है, लेकिन इसमें कहीं भी संविधान संशोधन नहीं लिखा है। अब अगर संविधान संशोधन नहीं लिखा है, तो अगर सरकार चाहे तो वो क्या कर सकती है? संविधान संशोधन के माध्यम से आप ऐसी विधियां बना सकती है, और ऐसी विधियां बना सकती है जिसके कारण क्या हो? जिसके कारण किसी का भी मूल अधिकार प्रभावित भी हो, तब भी न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं होगी।
यानी कि सरकार की मनमर्जी चलेगी, अगर वो मूल अधिकार का भी हनन करना चाहे तो भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन करेगी, और संविधान संशोधन तो इसमें कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो यहां पर ये कंसेप्ट आया। इस एक और साथ ही साथ उन्होंने एक जोर भी दिया, 13 का 4, अनुच्छेद 13 का 4 सरकार ने जोर दिया था उस समय में, और ये बोला था कि देखिए, संविधान संशोधन के माध्यम से हम मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, तो ये मेरा अधिकार है। फिर आगे क्या होता है? आगे केशवानंद भारती मामला आता है 1973 में, आपने सुना होगा। तो वो जो केशवानंद भारती मामला आता है, उसमें फिर एक कंसेप्ट दिया जाता है कि देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान की, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ चेंज कर दें, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या? तो जो न्यायपालिका बताएगी वही बेसिक स्ट्रक्चर है। और न्यायपालिका समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आने वाले जो टर्मिनोलॉजी हैं, उनको न्यायपालिका के द्वारा वादों के अंतर्गत वो दी गई है, तो बताई गई है कि कौन कौन चीज, जैसे विधि का रूल, विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन चलेगा, ये भी आपका एक प्रकार से क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का मूल हिस्सा है। तो यानी कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो सिद्धांत आ गया, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये अनुच्छेद 13 का 4 ये कमजोर पड़ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप संविधान संशोधन भी करते हैं और कुछ ऐसा संशोधन कर देते हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाए, तो वहां पर क्या होगी? वहां पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आएगी और उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि फिर से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अपने हाथों में उन्होंने ले लिया था। ठीक है, चलिए अब फिर वापस आते हैं। तो आपने ये समझ लिया होगा कि ये अनुच्छेद 13 क्या है, इसमें विधि के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? 368 में भी लिख दिया था कि, और अनुच्छेद 13 में भी चौथा जोड़ दिया था। दोनों के माध्यम से ये उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि संविधान के पास, संविधान संप्रभु है, संविधान के पास सरकार के पास इतना ताकत है कि सरकार चाहे तो आपके मूल अधिकारों का भी हनन कर सकती है, या फिर मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती मामले में क्या बताया गया कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, संविधान को आप चाहें तो आप जहां चाहे वहां आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो संविधान सभा के द्वारा जिस सोच के साथ हमारा संविधान बनाया गया था कि हमारे देश में हमारे नागरिकों को क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीजों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये सब समझ लिया है। अब आगे आते हैं हम लोग भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 33 तक आप लोगों को देखने को मिलता है, वो क्या है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 भागों के अंतर्गत इस प्रकार से विभाजित किया गया है। आप इसे पढ़े होंगे, याद होगा आपको, उम्मीद है। तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई यूज नहीं है, बस आपको मैं इतना एक बार मैं डायरेक्शन से बता देता हूं कि अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है। तो ये याद रखेंगे, ये टोटल 5 है, 14 से 18 4 याद नहीं रखना है, टोटल 5 है। क्या है वो? समानता, समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार का अर्थ क्या हुआ कि अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता है। इसके बाद अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी आधार पे, चाहे वो लिंग हो, जाति हो, धर्म हो, इस आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो वो भी क्या है? आपको समान माना जाएगा, वो भी समानता है। इसके बाद अनुच्छेद 16 में क्या है? सरकारी नियोजन में, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, यानी कि आपको अवसर मिलेगा, बराबर अवसर मिलेगा, यानी सभी को अवसर मिलेगा, यानी यहां भी सबको समान किया गया। फिर अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। किसी भी व्यक्ति को आप अस्पृश्य कह के उसे आप अपमानित नहीं कर सकते हैं, सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है, वहां भी समानता दिया गया। और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि का अंत कर दिया गया। अब ना कोई महाराजा है, ना कोई राजा है, सब भारत के नागरिक होंगे। और उपाधि का अंत होने के कारण क्या होता है? तो उपाधि होती क्यों थी? तो उपाधि इसलिए दी जाती थी, उन्हें विशेषाधिकार के रूप में दिया जाता था उपाधि। तो जो व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि मिलती थी, वो अपने आप को सामान्य लोगों से ऊपर समझता था, यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में वो जाना जाता था। तो उसे भी अंत कर दिया गया और सबको समान कर दिया गया। तो ये था समानता का अधिकार। आगे हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर शोषण के खिलाफ अधिकार है अनुच्छेद 23-24 में। और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दी गई है, यानी कि अल्पसंख्यकों को, हालांकि दी तो दोनों को गई है, अनुच्छेद 29 में सभी आते हैं और अनुच्छेद 30 में केवल अल्पसंख्यक आते हैं।
फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है 32 से 35 तक, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक पे, ठीक है। अब है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब आप दो टर्मिनोलॉजी सुनेंगे, एक है विधि के समक्ष समानता और एक है विधियों का समान संरक्षण। तो ये कहां से आया, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी समान होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक आम कोई चपरासी हो, वो कानून के समक्ष समान होंगे। अगर वो कुछ करते हैं तो उनके लिए भी वही कानून, उनके लिए भी वही न्यायपालिका है, और अगर कोई चपरासी करता है तो उनके लिए भी वही उतना ही दंड और उतना ही ये है। तो ये है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ये ब्रिटिश अवधारणा है और ये इसे नकारात्मक अवधारणा मानी जाती है, ठीक है। आगे मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा सकारात्मक और नकारात्मक में क्या अंतर है। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि कानून के समक्ष समानता, अगर ये बोला जाए कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है तो ये नकारात्मक है, ठीक है। आपको आगे मैं बताता हूं। विधियों का समान संरक्षण, अगर एक व्यक्ति डीएम है दूसरा व्यक्ति डीएम है तो दोनों के मध्य एक जैसा रूल फॉलो होगा, एक जैसा कानून होगा, एक जैसा दंड होगा। यानी अगर आप उस वर्ग में हैं तो उस वर्ग के सभी व्यक्तियों को एक समान ट्रीट किया जाएगा। अगर आप टीचर हैं तो आप प्रत्येक जितने भी टीचर हैं उनके साथ समान व्यवहार होगा, जितने भी। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है वो है विधियों का समान संरक्षण। ये आती है अमेरिकी अवधारणा, यानी कि अमेरिका से आती है, और ये सकारात्मक धारणा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यानी कि आप इस प्रकार से समझें कि अगर किसी राज्य में डीएम है तो जितने भी डीएम हैं उनके मध्य क्या होगी, समानता होगी, ठीक है। इनको अगर अधिकार दिया जाएगा तो उनको भी अधिकार दिया जाएगा, इनको बोनस दिया जाएगा तो उनको भी बोनस दिया जाएगा। यानी कि सरकार के द्वारा यहां पर भेदभाव नहीं की जाएगी और उस वर्ग के सभी व्यक्तियों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। आप ये बोलचाल की भाषा में इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सकारात्मक धारणा है, ठीक है। और नकारात्मक ये कैसे संभव है कि एक राष्ट्रपति और एक चपरासी को एक जैसा ट्रीट किया जाए, ये तो नकारात्मक जैसी बातें हैं, ठीक है। तो ये आप कॉमन सेंस से आपको यूज करके याद रखना है। ये दोनों अवधारणाएं आपको काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या राज्य क्षेत्र में विधियों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। तो यानी कि भारत के अंतर्गत क्या है, तो भारत इन दोनों को फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि कानून के सामने में सभी बराबर हैं, लेकिन विशेषाधिकार दिए गए हैं। 105 के तहत संसदों को विशेषाधिकार है, इसके अतिरिक्त और भी विशेषाधिकार हैं, हम पढ़ेंगे उसे भी आगे, तो ये याद रखेंगे। फिर है कि विधियों के समक्ष समानता, ये ब्रिटिश धारणा है, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी, यानी कि राष्ट्रपति और चपरासी दोनों इक्वल। साधारण विधि या फिर साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार करेंगे, ठीक है। और कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। अब दूसरे में क्या है, विधि का समान संरक्षण जो अमेरिका से आया है, ये कहता है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समानता, ठीक है। यानी कि कानून के द्वारा अगर आपको कोई विशेषाधिकार दिया गया है, आपको डीएम बनाया गया है, कानून के माध्यम से आप डीएम बने हैं, आपको ये ऑथोरिटी मिला है, तो आप क्या होंगे, बाकी जितने भी डीएम हैं उन सब में इक्वल होंगे, उन सब में भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार जो आपको विधि के माध्यम से मिले और अध्यारोपित दायित्व जो आपको दायित्व दिया गया हो, दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत, अगर दोनों का एक टाइम में ज्वाइनिंग हुआ है, एक टाइम में सब कुछ हुआ है, तो उन स्थितियों में क्या होगा, एक जैसा व्यवहार होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है, ठीक है। तो समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे और बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार होगा। डीएम डीएम के बीच में एक जैसा व्यवहार होगा, दोनों में भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से याद रखें। इसके अतिरिक्त याद रखें कि सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, चाहे वो विदेशी हो या नागरिक हो, इन दोनों को यह प्रदान किया गया है अनुच्छेद 14। यानी कि कानून के समक्ष समानता ये ना सिर्फ नागरिकों के लिए है बल्कि विदेशियों के लिए भी है, और इसमें विधिक व्यक्ति यानी कि संवैधानिक निगम या कंपनी या पंजीकृत संस्था या किसी अन्य प्रकार के विधिक व्यक्ति शामिल हैं।
यानी कि यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी लिखी है विधिक व्यक्ति, इसका अर्थ ना सिर्फ व्यक्ति या नागरिक या फिर विदेशी है, इसके अंतर्गत कंपनी भी आएगी, संवैधानिक निगम भी आएंगे, पंजीकृत रजिस्ट्रेशन वाला जो भी इंस्टीट्यूशन है वो सारे आएंगे, या फिर किसी भी प्रकार के विधिक व्यक्ति सभी आएंगे, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में याद रखेंगे कि समता के अपवाद, यानी कि यहां पे अभी हम लोग क्या देखे अनुच्छेद 14 में, परिभाषा। हम लोग ये कंसेप्ट सीखने का प्रयास किए कि विधि के समक्ष समानता क्या है और विधि का समान संरक्षण क्या है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें प्राप्त हुई है संविधान के अनुच्छेद 14 के माध्यम से। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे समता के कुछ अपवाद हैं, समानता तो है लेकिन कुछ अपवाद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समानता क्यों नहीं होती? विशेषाधिकार के कारण। विशेषाधिकार क्यों दिए गए हैं और किन्हें दिए गए हैं? तो विशेषाधिकार होने के कारण याद रखेंगे समानता समता यानी कि समानता में क्या है, अपवाद आता है। 361 के अनुसार से भारत के राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है, राज्यों के राज्यपाल को अपना विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति हो या राज्यों के राज्यपाल हो अपनी शक्तियों या कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है और उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई दीवानी यानी जमीन से जुड़ा हुआ, शादी विवाह, तलाक या फिर उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ कोई भी मामला दीवानी भी नहीं चलाया जा सकता है और साथ ही साथ आपराधिक कार्रवाई भी नहीं चलाई जा सकती है। अगर कोई मर्डर केस हो, इस प्रकार के कोई भी केस हो तो उनके ऊपर तब तक नहीं चलाए जाएंगे जब तक वो ऑफिस में है, यानी वो अपने कार्यकाल में है। याद रखेंगे, ऑफिस का अर्थ कार्यालय नहीं है, यहाँ पे ऑफिस का अर्थ कार्यकाल है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो उसके अंतर्गत नहीं हो सकती या जारी रह सकती है। आपको अगर करना भी है, जैसे कलराज मिश्र जो माननीय राज्यपाल के पद पे सुशोभित थे, उनके खिलाफ जो बाबरी मस्जिद कांड है उस कांड से रिलेटेड जो केस था वो नहीं चलाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो राज्यपाल बने हुए थे उस समय में, ठीक है, और जैसे ही उन्होंने राज्यपाल का पद वो किया, उसके बाद उनके खिलाफ ये कानूनी प्रक्रियाएं चालू की गई। तो ये याद रखेंगे। तो ये अनुच्छेद 361 ये याद रखेंगे। और अनुच्छेद 361 का 361 का ए भी आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि चाहे वो संसद हो या राज्य विधानमंडल हो या कोई भी सदन हो, वहां अगर उस सदन से रिलेटेड कोई सही रिपोर्ट अगर प्रकाशित की जाती है तो प्रकाशित करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी दीवानी या अदालती कार्रवाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। बशर्ते यहां पर एक और चीज है, बशर्ते कि वो कोई गुप्त मतदान या फिर गुप्त मीटिंग, ठीक है, इस प्रकार की चीजों को प्रकाशित ना करे, तो बाकी चीजों को प्रकाशित करे कोई दिक्कत नहीं। जो संसद या विधानमंडल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अगर कोई भी चीजें हैं उनको प्रकाशित नहीं करना है। बाकी सही रिपोर्ट अगर आप प्रकाशित करते हैं तो आपको वो विशेषाधिकार मिली हुई है अनुच्छेद 361 के ए के तहत। और विशेषाधिकार है अनुच्छेद 31 का सी के तहत। 31 का सी क्या कहता है, हमने पिछले वीडियो में बात भी किया है कि अनुच्छेद 31 का सी में आपने जो देखा था उसमें क्या कहा जाता है कि जहां अनुच्छेद 31 सी आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां 31 सी आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। और अनुच्छेद 31 सी का भी जो पहला प्रावधान था केवल वही लागू हुआ, दूसरा प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। तो आप पिछले वीडियो को देखें और आपको जो स्पष्ट है वो क्लियरिटी आपको मिलेगी। फिर है संसद का कोई सदस्य, अनुच्छेद 105 के तहत चूंकि संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, तो संसद का कोई सदस्य और राज्यों की विधायिका के जो अनुच्छेद 194 के तहत उन्हें भी प्राप्त है विशेषाधिकार, विधायिका जो भी विधायक हैं उन्हें, तो संसद या किसी समिति में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालती कार्रवाई का उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये भी याद रखेंगे, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है। फिर विदेशी संप्रभु किन्हें कहा जाता है, राज्यों के प्रमुख। जैसे भारत एक राज्य है उसी प्रकार के ऑस्ट्रेलिया आदि जो भी राष्ट्र राज्य हैं उनके बारे में याद रखेंगे। उनके शासकों को विशेषाधिकार प्राप्त होगी, राजदूतों को भी प्राप्त होगी, एम्बेसडर हो चाहे वो हाई कमिश्नर हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड नेशन या उनसे जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं, ग्लोबल संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ भी
याद रखेंगे आपराधिक और दीवानी कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक है, उससे प्रतिरक्षा का ये अधिकार है। तो ये याद रखेंगे कि आपराधिक और दीवानी कार्रवाई से प्रतिरक्षा का आनंद वो लोग उठाते हैं, उन्हें मिलता है ये आनंद, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, मूल वंश के नाम पे हो, लिंग या जन्मस्थान के आधार पे हो, किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और ये जो भेदभाव है ना सिर्फ राज्य करेगा बल्कि कोई भी निजी व्यक्ति, इन दोनों के द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करता है तो इस पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। और अनुच्छेद 15 का जो 3 है और 15 का 4 है, इन दोनों के माध्यम से देश में आरक्षण लागू किया गया है। तो आरक्षण का मूलभूत अधिकार अगर आपसे पूछे तो 15 का 4 और 15 का 4 और 16 का 4, ठीक है। तो 16 का यहाँ पर जॉब में है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता वाला है कंसेप्ट। और ये भेदभाव कहाँ से आया है, सकारात्मक भेदभाव कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, भेदभाव नहीं करेगा, तो आरक्षण कैसे दे दिया, तो आरक्षण इसलिए दिया ताकि सकारात्मक भेदभाव हो सके। सकारात्मक भेदभाव मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, यानी कि सकारात्मक कार्य के लिए, यानी कि लोगों को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर भेदभाव किया गया है। तो अनुच्छेद 15 का 3, 15 का 4, 16 का 4, ये जो अनुच्छेदें हैं ये क्या कहती है, ये आरक्षण का आधार बनती है, ठीक है। अब आते हैं विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के 4 अपवाद हैं, ठीक है। सकारात्मक भेदभाव है, सकारात्मक भेदभाव है, सकारात्मक भेदभाव का 4 अपवाद दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके लिए। राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई है कि अगर आप महिला हैं तो क्या यहाँ पर लिंग के आधार पे आपके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन चूंकि महिलाओं की स्थिति प्राचीन समय से ही अगर हम लोग देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है, समाज में उसे इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, तो उनके लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के पास ना तो उतनी क्षमता होती है कि वो स्वयं के लिए डिसीजन ले सके, तो उनके लिए प्रावधान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी कि ओबीसी, इसके अतिरिक्त एससी और एसटी, इनके लिए भी राज्य क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है, ठीक है। फिर राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो निजी संस्थान हो जो राज्य से अनुदान प्राप्त करते हैं, यानी कि ग्रांट, पैसा प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, यानी कि राज्य जिसे भी पैसा दे, चाहे वो राज्य का अपना स्कूल हो या किसी अन्य प्राइवेट स्कूल को राज्य अनुदान दे, तो वहां पर याद रखेंगे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, ठीक है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को छोड़ करके अन्य जहां भी सरकार अनुदान देती हो वहां पर प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए कोई विशेष नियम भी सरकार ला सकती है और सरकार सीट अलॉट कर सकती है, ठीक है। और लास्ट है कि नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए भी सरकार क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। तो 10% जो आरक्षण दिया गया है आर्थिक आधार पे, यहां पर क्या था, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे, और यहां पर क्या है, आर्थिक आधार पे, तो वो भी सरकार ईडब्ल्यूएस के तहत आपको दी गई है। तो ये क्या है, ये सकारात्मक भेदभाव है, बराबर प्लेग्राउंड होना चाहिए। अब जैसे एक व्यक्ति है जो 3 फीट का है, एक व्यक्ति है जो 5 फीट का है और एक व्यक्ति है जो 8 फीट का है, एग्जाम्पल लेते हैं। इन तीनों को एक साथ दौड़ने के लिए कहा जाए तो सामान्य सी बात है 8 फीट वाला ही जीतेगा, अधिकांश चांस तो यही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इनको थोड़ा सा आरक्षण दे करके इन्हें भी क्या कर दिया जाए, इन्हें 5 पॉइंट इन्हें बढ़त दे दिया जाए, इन्हें 3 पॉइंट का बढ़त दिया जाए, यानी कि सबको 8-8 कर दिया जाए, तब तो इक्वल प्लेग्राउंड होगा। तो ये आरक्षण का जो आधार है ये याद रखेंगे। आगे आते हैं, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ठीक है, अवसर की समानता है, आप लोग जानते हैं जॉब में। अब केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास के आधार पर किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब भेदभाव नहीं किया जा सकता है, फिर भी यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, तभी तो आपको आरक्षण दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सकारात्मक भेदभाव किया जा रहा है, और यहाँ भी 4 अपवाद है। पहला क्या है अपवाद? तो निवास के लिए आपको, डोमिसाइल के लिए आपसे मांगा जा सकता है, निवास प्रमाण पत्र दीजिए, तो वो एक क्या है अपवाद है। यहाँ पे क्या बोला गया है? निवास स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ जॉबें ऐसी आती हैं सरकार के द्वारा जिनमें कहा जाता है कि आपको निवास देना पड़ेगा, कि आप कहाँ के निवासी हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये कंपलसरी किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का भी प्रावधान कर सकता है जो राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये याद रखेंगे, ओबीसी, ठीक है, तो उनके लिए भी सरकार क्या कर सकता है? प्रावधान कर सकता है। इसके अतिरिक्त विधि के अनुरूप किसी संस्था, चाहे वो धार्मिक हो या सांप्रदायिक हो, या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, तो कानून के अनुरूप होगी। अगर मान के चलिए कहीं पर सेना का, आप देखे होंगे कि काफी जगहों पे आप देखे होंगे कि सेना के कैंट एरिया में अगर कोई मंदिर होती है तो वहां पर पुजारी हिंदू ही होते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, वहां पर धार्मिक, यहाँ पे भेदभाव नहीं लिया है, यहाँ पे धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे की जा सकती है, तो लेकिन वो विधि के अनुरूप होगी, यानी कि हिंदू को होगी। ठीक है, वहां पे भेदभाव नहीं होगा। तो किसी हिंदू को ही हिंदू मंदिर का पुजारी बनाया जाएगा, किसी मुसलमान को मस्जिद का पुजारी बनाया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार कर सकती है। तो विधि के अनुरूप किसी संस्था, चाहे वो धार्मिक हो या सांप्रदायिक संप्रदाय हो, या फिर इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य की नियुक्ति सरकार धार्मिक आधार पर की जा सकती है, सरकार के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जैसे मदरसा से वक्फ बोर्ड है, इस प्रकार। अब वक्फ बोर्ड में अगर आपको, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कोई मुस्लिम धर्म से रिलेटेड कोई संस्था है, उसका प्रबंधन करने वाली जो कमेटी है, उसके जितने भी मेंबर होंगे, उन सभी मेंबरों को धार्मिक आधार पर रखा जा सकता है, यानी मुस्लिम को ही रखा जा सकता है। तो ये सरकार कर सकती है, ये भी अपवाद के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त राज्य किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों की नियुक्ति के पक्ष में 10% तक आरक्षण करने का प्रावधान सरकार को करने की अनुमति सरकार को दी गई है। तो ये जो है, ये 4 अपवाद है, ये भी आप याद रखेंगे अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है, अब आगे आते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छूना। हम किसी भी व्यक्ति को टच कर सकते हैं, ये क्या है? ये है अस्पृश्यता। और अस्पृश्यता मतलब टच नहीं करना, यानी कि अ मतलब क्या होता है? नहीं। अ मतलब होता है नहीं, तो अस्पृश्यता का अंत है, ये याद रखेंगे। तो ये जो नहीं छूने वाला जो कंसेप्ट है, यानी कि एक प्रकार से ये क्या है? ये इंसान और इंसान के मध्य जो एक बेसिक दूरी बनाने का जो लाइन है, ये है। एक इंसान दूसरे इंसान को टच ही ना कर सके, ऐसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा जो टच वाला जो ये सिस्टम है, इसका अंत किस आधार पे किया गया है? अनुच्छेद 17 के आधार पे। 17 में एक प्रावधान है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता की मनाही है, यानी हम इंसान है तो किसी भी इंसान को टच कर सकते हैं, हाँ टच कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो टच करने वाला कंसेप्ट है यहाँ पर, ये क्या है? इसका कहीं भी आपको परिभाषा देखने को नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि अस्पृश्यता है क्या। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था। पहले जो था, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता का दोषी पाया जाता था, तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के माध्यम से उसे 6 वर्ष का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों दिया जा सकता था। तो ये देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मात्र 6 मास का कारावास है, मात्र 500 रुपये का जुर्माना है। तो समाज में बदलाव नहीं आया। जब नहीं आया बदलाव, तो फिर से इसका नाम बदला गया, क्योंकि नाम में था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, इसका नाम चेंज किया गया और बोला गया कि नहीं, समाज के हिसाब से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किया गया। और जो 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आया, इसमें 2 साल का कारावास और 2000 रुपये का दंड, और दोनों अगर न्यायालय को उचित लगे तो वो दे सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पहले था 1955 का अपराध अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, इसे चेंज किया गया 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए नाम में परिवर्तन किया गया, और दंड का भय दिखाने के लिए दंड भी बढ़ाया गया। 6 माह से बढ़ा करके 2 साल किया गया, 500 रुपये से बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिया गया।
ठीक है। अब आते हैं कि संविधान या अधिनियम में ये परिभाषित ही नहीं है। अस्पृश्यता किसे कहेंगे? क्या केवल टच करने को अस्पृश्यता कहा जाए? नहीं छूने को, नहीं छूने देने को अस्पृश्यता कहा जाए? साथ नहीं बैठकर खाने को अस्पृश्यता कहा जाए? आप आज भी देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार हो या कोई भी हो, वो सामान्यतः जाते हैं और किसी अनुसूचित जाति जनजाति के यहाँ जाकर के भोजन करते, तो वो समाज को क्या समझाना चाहते हैं? वो समझाना चाहते हैं कि हम इक्वल हैं। तो ये जो है, ये कंसेप्ट ये कहीं परिभाषित नहीं है, अस्पृश्यता कहीं भी परिभाषित नहीं है। लेकिन मैसूर उच्च न्यायालय, कर्नाटका के हाईकोर्ट, याद रखेंगे, मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 की विषय वस्तु शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थों में अस्पृश्यता को नहीं बताया है। बोला है कि जो आप समझते हैं अस्पृश्यता मतलब नहीं छूना, ये अस्पृश्यता नहीं है और अस्पृश्यता की कहीं परिभाषा भी नहीं है। तो है क्या क्या, तो वो याद रखेंगे। इन्होंने एक चीज और भी कहा है कि ये जो आप देखते हैं, चाहे वो शब्द के रूप में अस्पृश्यता का अर्थ देखते हो या फिर व्याकरण के अर्थ में देखते हैं, ये अर्थ नहीं है अस्पृश्यता का। लेकिन देश में ऐतिहासिक रूप से जाति प्रथा के संदर्भ में परंपरा से विकसित हुई वह सामाजिक निर्योग्यता कुछ वर्गों पर थोप दी गई। ठीक है, तो जाति प्रथा से ही ये अस्पृश्यता का जन्म हुआ है और ये कुछ वर्गों पर इसे कुछ वर्गों पर इसे थोप करके उसे निर्योग कर दिया गया है, या कि आप योग्य ही नहीं है। तो ऐसा जो साबित किया गया है, तो अनुच्छेद 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है जो जाति प्रथा की देन है, ना कि शाब्दिक अस्पृश्यता का। अस्पृश्य मतलब छूने नहीं देना, ये वाला नहीं है यहाँ पे। ये इसके पीछे एक भावना है, एक फीलिंग है। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में व्यक्तियों का कोई कई कारणों से अस्पृश्य माना जाता है। जैसे जन्म के समय में आपको किसी को टच करने नहीं दिया जाता है, मरने के टाइम में, मरने के बाद किसी व्यक्ति को छूने से लोग कतराते हैं। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं अस्पृश्यता के, तो वहां पर ये कानून लागू नहीं होगी। वहां पर आप उसे दंड नहीं दे सकते हैं कि आपने उस मृतक को क्यों नहीं टच किया, तो वहां पर ये लागू नहीं हो। तो शाब्दिक अर्थ जो है वो अर्थ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है उसके पीछे का जो भावना है वो। अब भावना कोर्ट देखी है, तो कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले मामले में, ये याद रखेंगे, कर्नाटक बनाम अप्पा बालू इंगले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अस्पृश्यता की प्रथा की निरंतरता पर अपनी चिंता भी व्यक्त की और करते हुए कहा कि यह गुलामी का एक अप्रत्यक्ष रूप है और जाति व्यवस्था का ही विस्तार है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब आगे आते हैं कि किसे किसे अस्पृश्यता के अंतर्गत माना जाएगा, किसे किसे कहा जाएगा कि आदमी ने, किसी व्यक्ति ने अस्पृश्यता वाला कार्य किया है। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था में, जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर, शिक्षण संस्था में प्रवेश ना देना, यह भी अस्पृश्यता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के किसी स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि में उपासना या प्रार्थना करने से रोकना, यह भी अस्पृश्यता है। इसके अतिरिक्त किसी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल या फिर सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर जाने से रोक लगाना, या किसी जलाशय, नल जल के आदि अन्य जो भी स्रोत हैं, रास्ते हैं, श्मशान है, अन्य स्थान है, उनके संबंध में जहां सार्वजनिक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। सार्वजनिक सेवा जहां भी दी जाती है, अगर वहां से अगर किसी व्यक्ति को वहां रोका जाता है, तो वो क्या है, अस्पृश्यता है। जैसे मंदिर सार्वजनिक स्थान है, अस्पताल सार्वजनिक स्थान है, तो वहां जाने से अगर आप रोक रहे हैं, तो वो क्या है, वो अस्पृश्यता है। ठीक है, और इसके लिए आपको 2000 रुपये का दंड, 2 साल का जेल भी हो सकता है। ठीक है, या दोनों हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के किसी सदस्यों का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना, तो अपमान भी अगर आप कर रहे हैं, और ये अपमान किस तरह से हो सकता है, तो वो डिसाइड करेगी कोर्ट। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना। ठीक है, यानी कि इसको सही ठहराना कि नहीं, पास्ट में हमारा कुछ ऐसा था, वैसा था, तो एक महिमा मंडन करना और झूठा प्रचार करना, ये जो है, ये झूठा हो या सच्चा हो, आप अगर अस्पृश्यता के अंत के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं, तो उपदेश किसी प्रकार का दे रहे हैं, तो उसे भी क्या माना जाएगा, अवमानना माना जाएगा, तो माननीय न्यायालय का। इसके अतिरिक्त इतिहास, दर्शन या फिर धर्म को आधार मानकर या किसी जाति प्रथा को आधार मानकर अस्पृश्यता को सही बताना, ये भी क्या है, अस्पृश्यता। और
यानी कि धर्म ग्रंथ में जातिवाद लिखा है तो मैं उसका पालन कर रहा हूं, ऐसे नहीं चलेगा और उसे भी अपराध माना जाएगा। कि अगर धर्म, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि आप जातिवाद के तहत आप जो है अस्पृश्यता का जो है पालन कर सकते हैं और इसीलिए मैं पालन कर रहा हूं, तो ये सब भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का अंत करने को कहा गया है। आगे है अनुच्छेद 18। यह राज्य को किसी भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, किसी भी उपाधि, चाहे वो सैन्य हो या शैक्षणिक सम्मान हो, इन दोनों को छोड़ करके किसी भी उपाधि प्रदान करने से निषेध करता है। किसे निषेध करता है? राज्य को। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यह राज्य को किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह एक नागरिक हो या विदेशी हो, राज्य उसे क्या कर सकता है? उपाधि नहीं दे सकता है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो सेना में हो या फिर शिक्षा से रिलेटेड कोई डिग्री हो, तो उसे दे सकती है राज्य। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत के नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने का निषेध करता है। आप भारत के नागरिक हैं और आप विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों, चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो या पद्मश्री हो, इनको कहा कि अब हुआ क्या था, तो सरकारों ने क्या किया है, जैसे कांग्रेस के बाद जनता पार्टी आई सरकार में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये पद्म विभूषण बंद कर दिया था पुरस्कार देना। ठीक है, तो ये पुरस्कार चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, इसे बंद कर दिया था देना। तो फिर कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी, तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार जायज है। ठीक है, ये जायज है, ये उपाधि यानी कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती है। ठीक है, ये पुरस्कार राज्य दे सकती है, चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो। इसकी संवैधानिक वैधता को माननीय कोर्ट द्वारा उचित ठहराया गया। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप सचिन तेंदुलकर जी के बारे में कहें, अगर उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया जाए और वो अपने नाम के आगे में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर लिखना प्रारंभ कर दें, तो ये है, ये क्या है, ये राज्य के द्वारा उन्हें तो दिया गया ये भारत रत्न, तो ये तो संवैधानिक है, लेकिन वो अपने नाम के आगे में भारत रत्न नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये जो उपसर्ग है या प्रत्यय है आगे आने वाला या बाद में आने वाला, आप भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया है, तो ये याद रखना चाहिए। अन्यथा उन्हें पुरस्कार वापस देना होगा। अगर वो भारत रत्न पुरस्कार लिए हैं और अपने नामों का मिसयूज कर रहे हैं, माननीय कोर्ट के द्वारा जो बताया गया है जिस प्रकार से, तो उनकी पुरस्कार जो है उनसे छीन ली जाएगी, उन्हें वापस करना पड़ जाएगा। और है, राज्य के तहत लाभ या विश्वास का पद पाने वाला कोई भी व्यक्ति है जो सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा हो। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं ले सकता है, स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आपको लेना है, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आते हैं, लाभ के पद पे हैं, सरकार के अंतर्गत आप आते हैं, सरकारी व्यक्ति हैं आप, आपको अन्य किसी जगह से आपको उपाधि दी जा रही है, कोई सम्मान दी जा रही है, कोई भेंट दी जा रही है। ठीक है, तो उपाधि नहीं, कोई भेंट यानी कोई गिफ्ट दी जा रही है, कोई उपलब्धि दी जा रही है या कोई पद दिया जा रहा है, तो आप उसे तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक राष्ट्रपति की सहमति ना हो। अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो साइन करेंगे तो फिर आपको वो आप ले सकते हैं। ठीक है।